हेलो दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले फिजिकल साइंस से रिलेटेड प्रकाश चैप्टर, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन के माध्यम से प्रकाश चैप्टर को अच्छे से समझाया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते ही आते, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर बाय रौनक सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का परिचय हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले आप लोगों ने क्लास 7-8 में प्रकाश के बारे में पढ़ा है। तो मैं बस यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश, लाइट के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब क्या है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। जो स्वभाव में क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। तो तरंग चैप्टर भी आप लोग पढ़े हैं 9 में। दो टाइप के तरंग होते हैं, उसी में से एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो ये प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, यह विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये विद्युतीय रूप से कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो मैंने यहाँ बताया था विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में भी प्रकाश का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो उसी हिसाब से इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में भी वायु नहीं होता, तो वहाँ पे भी प्रकाश पहुँचता है। तो इस वजह से क्या है, ये इससे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। नेक्स्ट, निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो याद रखना है इसे। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। तो प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होता है, बदल जाता है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब कहने का मतलब है कि दो माध्यम होता है, माध्यम मतलब एक वायु माध्यम आप समझ लीजिए या एक जल माध्यम समझ लीजिए, ठीक है। तो जब भी वायु से जल माध्यम में या जल से वायु माध्यम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश प्रवेश करता है तो तरंग दैर्ध्य और स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक ना। मतलब तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये भी आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो वही यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं यहाँ देख लेते हैं हम लोग भी अपने, ठीक ना। तो पहला क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के बाद, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने मिरर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये चिकना होता है। तो तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आए, मतलब जिस माध्यम से, देखिए यहाँ पे प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम से क्या हो रहा है, वो वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, आने वाली किरणों को हम लोग यहाँ पे जो आ रही है किरण, उसका नाम क्या बोले, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और टकरा के वापस जा रही है, देखिए यहाँ पे टकरा के ये वापस जा रही है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये टकरा कर क्या हो रही है, वापस जा रही है। तो वापस जा रही है तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण, और चले चले टकरा कर चले जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण, जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं। आने वाले किरण का नाम है इंसिडेंट रे, और टकरा के वापस जा रही है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है
वहां खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। मतलब क्या, ये जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रही है, ठीक ना। तो इस बिंदु का नाम, इस बिंदु पर बोल रहा है एक काल्पनिक रेखा खींचा गया। देखिए यहाँ पे डॉट 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 करके नॉर्मल लिखा हुआ है ना, तो ये काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। ये माना हुआ एक रेखा है जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये 90 डिग्री में ही रहता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर ही रहता है, तो ये काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है। इसे माना जाता है कि 90 डिग्री बीच में जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पर जहाँ पे मिलते हैं उसके बीच में एक नॉर्मल खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसका नाम है अभिलंब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल आई यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आई डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखिए यहाँ अभिलंब के साथ ये क्या लिखा है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, हिंदी में आपतन कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अभिलंब है ये, और ये हो गया इंसिडेंट, इसके बीच में जो ये कोण बना है, एंगल बना है, तो इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमेशा अभिलंब के साथ ही बनाता है, ये याद रखिए, ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ ही जो एंगल बनाएगा वही कहलाता है आपतन कोण। नेक्स्ट क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण देखते हैं क्या बोल रहा है परावर्तन कोण, कि परावर्तित किरण, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अभिलंब के साथ बोल रहा है, अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग एंगल आर भी लिख सकते हैं और इंसिडेंट वालों को हम लोग एंगल आई भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल बनता है वो नॉर्मल के साथ ही बनेगा, इस तरफ वाला को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना, ये नहीं होता है, हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाना है। और इंसिडेंट रे, तो ये हो गया आपतन कोण समझे, आप परावर्तन कोण समझे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, अभिलंब मतलब ये नॉर्मल, तथा परावर्तित किरण ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये तीनों के तीनों, ये तल है, ये तल दिख रहा है आप लोगों को, ये तीनों का तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, तो एक ही तल में होते हैं, पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब अभी जो मैंने बोला, आपतन कोण मतलब ये नॉर्मल के साथ जो बना रहा है इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के साथ बना रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आई बोला था मैंने, ये और एंगल आर, ये दोनों हमेशा क्या होता है, दोनों का कोण का मान बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है मान लीजिए, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक ना। मतलब जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आएगा उसी एंगल पे वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नियम था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिया जाता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे 30 डिग्री एंगल पर आ रहा है तो वो किस एंगल पे वापस जाएगा, तो आपको उसका आंसर लिखना 30 डिग्री पे ही वो वापस जाएगा। तो सेम ही जिस एंगल पे वो आएगा उसी एंगल पे वो वापस जाएगा। तो ये हुआ इसका परावर्तन का दूसरा नियम। तो फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला नियम क्या था, आपतित किरण अभिलंब, एक सेकंड मिटा लेता हूँ। तो क्या है पहला नियम, कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा। तो ये था परावर्तन के नियम। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या, प्रत्येक वस्तु से अनंत किरणें निकलती हैं। हम लोग जितनी भी वस्तु देखते हैं उससे बहुत सारे किरण निकलते हैं, किरण में रेज, ठीक है। कि तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किन्हीं दो किरणों की आवश्यकता होती है। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखिएगा 2 किरण की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां किरणें एक दूसरे को काटती है।
तो जहाँ प्रतिबिंब हमेशा वहीं पे बनेगा, इमेज हमारा वहीं पे बनेगा, प्रतिबिंब मतलब इमेज, जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे को, जैसे एक किरण और दूसरा किरण दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है वहीं पर ही काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यानी काट या तो काट देगा या काटता हुआ लगेगा, ठीक है ना, कि काट रहा है, तो वैसा प्रतीत होगा तो वहां पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से। तो अभी कुछ विशेषता है, बस विशेषताओं को मैं पढ़ रहा हूँ। जहां किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है वहां पे हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक में जहां पे काटेगा वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट, जहां किरणें काटती हुई प्रतीत होती है, माने ऐसा है कि वो काटता हुआ प्रतीत होगा, तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, माने वर्चुअल इमेज, काल्पनिक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण लेना होता है। तो ये भी याद रखना है, अपना अगर पूरा इमेज देखना है समतल दर्पण में तो हमेशा अपना हाइट से आधा हाइट का दर्पण यूज करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, मतलब थीटा एंगल पर अगर हम लोग दर्पण को घुमाते हैं, समतल दर्पण को, यहाँ दर्पण मतलब समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। अगर हम लोग दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमारा जो इमेज है वो डबल हो जाता है एंगल का, तो 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। मान लीजिए अगर हम 30 डिग्री पर किसी समतल दर्पण को रखते हैं तो वो उसमें जो इमेज बनेगा किस एंगल पे बनेगा, 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पर बनेगा। तो ये था एंगल से रिलेटेड। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति भी वेग से, किसी वेग से मतलब भी मतलब यहाँ पे कोई भी वेग से दर्पण की ओर अगर आता है समतल दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो कैसा प्रतीत होगा, 2 भी वेग से, माने ये भी डबल हो जाता है, तो ये भी कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी जाती है, समतल दर्पण, यहाँ पे जितना भी मैंने बता रहा हूँ सब समतल दर्पण से बता रहा हूँ, तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी जाती है दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। मतलब दर्पण से वस्तु का जितना दूरी होता है, दर्पण से, ये दर्पण है, यहाँ वस्तु है, तो जितना दूरी पर इसका वस्तु रखा जाएगा उतना ही दूरी पर इसका क्या होगा, इमेज भी बनेगा। ठीक ना, जितना दूरी पर ये वस्तु रखा जाएगा उतना ही दूरी पर उसका इमेज भी बनेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो दर्पण क्या है, पहले मैंने पार्ट 1 में बोला था कि सिर्फ दर्पण पढ़ाऊंगा, तो दर्पण से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहला क्या है, दर्पण। तो दर्पण क्या किसे कहते हैं, तो दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी होती है तो दूसरी सतह अर्थात पॉलिश की हुई होती है। ठीक ना, तो दर्पण वैसा ही होता है जिसका एक सतह चिकना होता है, जैसे हम लोग घर में यूज करते देखे आप लोग देखे ही होंगे कि सामने का सतह क्या होता है, चिकना होता है, उसके पीछे तरफ क्या किया जाता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। तो पॉलिश में क्या क्या यूज होता है, देखिए, इस परावर्तक तल को सिल्वरिंग या पारा की परत कहा जाता है। जो परत से किया पॉलिश किया होता है वो पारा से किया होता है या सिल्वरिंग किया रहता है। पुराने जमाने में पारे का इस्तेमाल होता था, आजकल एल्युमिनियम या सिल्वर का लेप लगाया जाता है। इसी पॉलिश के कारण प्रकाश परावर्तित होता है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसी पॉलिश के कारण ही होता है और हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण क्या है, एक कांच का ही भाग है जिसकी सतह एक चिकनी होती है और दूसरी सतह क्या होती है, परावर्तक होती है, मतलब पॉलिश हुई होती है। पॉलिश किसका होता है, पारा का और या सिल्वरिंग का। पुराने जमाने में पारा का इस्तेमाल होता था और अभी के टाइम में एल्युमिनियम या सिल्वर का। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलते हैं हम लोग और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्फेरिकल मिरर है और ये समतल दर्पण आप लोग देख रहे हैं जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ गोलीय दर्पण किस तरह का, स्फेरिकल मिरर किसी गोले का भाग होता है। तो ये समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। तो प्रतिबिंब क्या है, हम लोग वहाँ पे बोले था मैंने कि प्रतिबिंब होता है क्या है। ठीक है, तो पहले प्रतिबिंब समझते। प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो किसी स्रोत से, स्रोत माने किसी सोर्स से जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ बोला किसी स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पश्चात, माने के बाद
जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप, परावर्तन मैंने बताया था कि जिस माध्यम से आ रही प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाए, अपवर्तन बोलते हैं जिस माध्यम से आ रही है किसी दूसरे माध्यम पर चले जाए, तो उसके फलस्वरूप बोल रहा है जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है। एक मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो मैंने बताया था वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब एक दूसरे को काट काट देता है प्रकाश किरण, तो वास्तविक बनता है, या काटता हुआ प्रतीत होता है तो वो हो जाता है वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज। तो नेक्स्ट चलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं हम लोग? तो वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। तो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण मिलती है वहां पे जो इमेज बनता है वो बनता है वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, सदैव क्या होता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में बताया है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से दो प्रकाश किरण, मैंने बोला था कि कोई भी इमेज अगर हम लोग को बनाना है तो दो प्रकाश किरण का जरूरत पड़ता है। तो पहला प्रकाश का किरण ये हुआ हमारा, और दूसरा देखिए ये हुआ। तो ये देखिए, ये प्रकाश का किरण परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ, देखिए कहाँ कट रहा है एक दूसरे को, और ये दूसरा कहाँ कट रहा है, यहाँ से परावर्तन हुआ और ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। तो इस जगह पे जो काट रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बना, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इमेज, तो यहाँ पे जो इमेज बना वो कैसा बना? एक तो उल्टा बना, देखिए यहाँ से इससे उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा इमेज होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो हमेशा याद रखना, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब दो रेज एक दूसरे को काटता है तभी जाकर ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक ना, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। तो जैसे यहाँ पे इमेज में मैंने दिखाया है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है और एक दूसरा प्रकाश रेज क्या है? ये। तो देखिए ये टकराने के बाद कहीं ना कहीं देखिए पीछे अगर हम लोग इसका लाइट को ले जाए तो पीछे की तरफ एक कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके ये रेज दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों को कि कोई दोनों रेज आपस में जहाँ काटता हुआ प्रतीत लगेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं पे काटेगा, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है वो हो जाता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। और ये हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा। जैसे जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा था, यहाँ पे भी इमेज कैसा बना? सीधा बना। तो वास्तविक में कैसा था? उल्टा बन रहा था हमारा। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। तो वास्तविक में क्या होता है? दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती है, और अब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है? ऐसा काटता हुआ प्रतीत होता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर वहाँ हम लोगों ने समझा था, यहाँ पे मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, तो यदि परावर्तक सतह या समतल हो, परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह मतलब जहाँ से प्रकाश किरण टकरा के वापस जाती है, तो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। जैसे मैंने बताया था, सिल्वरिंग और पारा मरकरी का लेप किया जाता है। तो जैसे उदाहरण हम लोग का हो गया घर में लगा शीशा, तो घर में जो लगा शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसा निर्माण होता है, उसका गुणधर्म कैसा होता है, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी। मतलब आभासी मतलब क्या? काल्पनिक होता है, वर्चुअल होता है और सीधा होता है। मैंने बताया था कि आभासी हमेशा सीधा होता है।
तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, सीधा और काल्पनिक होगा। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद रखना है इसे। दूसरा पॉइंट क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमेशा यह याद रखना है कि समतल दर्पण पर जो वस्तु का आकार होगा वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, सेम साइज का होता है। तीसरा क्या है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। तो ये मैंने पहले विशेषता में पढ़ा था, वही यहाँ पे मैंने डबल रिपीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। तो क्या है उसी से, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो तो दो पॉइंट पढ़ा था। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई की दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। तो ये मैंने वहाँ पे विशेषता में भी बताया था। तो ये अपना अगर इमेज पूरा देखना है तो हमें कांच को कैसा लेना होगा, मिरर को कैसा लेना होगा, समतल मिरर आधा हाइट का लेना होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का जो दायां भाग होता है और तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। मतलब वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखाई देगा और बायां भाग कैसा दिखाई देगा, दाईं ओर। जैसे कि यहाँ इमेज में मैंने दिखाया है, यहाँ पे जो पर्सन है उसका राइट हैंड मिरर में कहाँ कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो ये जो घटना दिख रहा है हमें कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्स इमेज कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित इमेज। ठीक ना, तो पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब क्या है पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसका दायां भाग यदि बायां तरफ दिखाई दे और तथा बायां भाग दायां तरफ दिखाई पड़ता है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब या पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं, लेटरल इन्वर्स इमेज। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कुछ देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, समतल दर्पण, इसका उपयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में करते हैं हम लोग। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी कैलिडोस्कोप तथा परिदर्शी पेरिस्कोप में किया जाता है। कैलिडोस्कोप मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो सैलून वगैरह में कि हम लोग सैलून में जाते हैं तो 2-4 मिरर लगा रहता है आगे पीछे चारों तरफ। तो हम लोग का पीछे का अगर देखना होता है तो दूसरे मिरर में हम लोगों को पीछे दिखाई देता है उसका इमेज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुदर्शी। माने एक ही इमेज 2-4 मिरर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो सैलून में ये अच्छा एग्जांपल है सैलून का। तो सैलून में आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 मिरर लगा रहता है, तो हम लोगों को हमारा 2-3 इमेज देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुदर्शी। तो परिदर्शी क्या है, परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप हम लोग पेरिस्कोप क्या होता है देखिए, बहुदर्शी में दो या दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सके। ठीक है, तो बोलना क्या चाह रहा है, समतल दर्पण यहाँ पे मैंने जैसे इमेज में बताया है, यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को ब्लू कलर का, ये हो गया दर्पण, समतल समतल दर्पण रहता है पेरिस्कोप में, और एक एंगल पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या, 45 डिग्री के एंगल पे बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ से कोई अगर पर्सन देखता है इस पे, तो उसका देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है पहले इस समतल दर्पण पे, और वो समतल दर्पण पर किस पे दिखाता है, दूसरे समतल दर्पण को, देन ये हमारे आँख पे दिखता है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा यही हमारा हो गया पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये पेरिस्कोप हो गया हमारा। और बहुदर्शी तो मैंने बताया था एक से ज़्यादा इमेज जो मैंने यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो बहुदर्शी में क्या होता है, एक से ज़्यादा समतल दर्पण होता है जिसका इमेज हम लोग एक वस्तु का बहुत सारा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो परिदर्शी मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे देख पढ़ लेते हैं परिदर्शी क्या है। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियों में देखे होंगे आप लोग कि पनडुब्बियों में पेरिस्कोप लगा होता है जिससे कि ऊपर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं कि समुद्र के ऊपर क्या है या पानी के ऊपर क्या है, वो हम लोग पेरिस्कोप की सहायता से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा 45 डिग्री एंगल में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं,
दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाली प्रतिबिंब। तो दो समतल दर्पण के बीच जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग जो एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर दो समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं हम लोग। तो दो समतल दर्पणों को यदि थीटा कोण पर आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, एन हो। तो अगर संख्या क्या हो, एन हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर 360 बाई थीटा, मतलब एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन यहाँ पे इमेज हो गया, ठीक ना, प्रतिबिंब की संख्या, और 360 डिग्री को डिवाइड करना होता है, 360 डिग्री को डिवाइड करना है थीटा से, तो डिवाइड करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अगर इवन नंबर आता है हमारा 360 से थीटा को डिवाइड करने से, अगर इवन नंबर आएगा तो -1 करना है, अगर बोलता है ऑड नंबर आता है तो -1 नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखे हम लोग, ठीक है, 90 डिग्री पर हम लोग रखे, तो 90 डिग्री पर ये भी एक 90, और इसके बीच में एक वस्तु रखें, तो पूछा जाएगा कितना इमेज बनेगा उसका, उस वस्तु का। तो 90 डिग्री पे तो हम लोग क्या बताए थे, 360 को क्या करना है, 90 डिग्री से डिवाइड करना है, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 क्या है, इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्या जो कि 2 से भाग हो रहा है। अगर 2 से भाग होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो 4 2 से भाग हो रहा है तो एक घटा देंगे, तो 4 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा जो इमेज बनेगा 90 डिग्री पे वस्तु का, वो 3 इमेज बनेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे लंबवत रखा जाए, इस तरह से पूछा जाएगा, और कितना इमेज बनेगा, तो इसी तरह से आप लोगों को निकालना। अगर सम संख्या रहेगा तो 3। अब जैसे मान लीजिए 45 डिग्री को कौन पे बनाता है, कितना बार में, 45 डिग्री को कौन पे बनाएगा, तो 360 को क्या कर देंगे, 45 से डिवाइड करेंगे, तो 45 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 9 पचे 45, 9 चौकी 36, 5 अटे 40। ठीक है, तो 45 डिग्री में अगर हम लोग मिरर को रखते हैं तो 8 आ रहा है, जो कि सम संख्या है। तो सम संख्या मैंने बोला था -1 कर देना है। ठीक है, तो कितना इमेज बनेगा, 7 इमेज। तो इसी तरह से निकालना है, और ऑड रहने से माइनस नहीं करना है। ठीक ना, जैसे 7 आता है तो 7 आएगा तो 7 का 7 ही होगा, उसमें माइनस नहीं करना है। 5 आता है तो 5 का 5 ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पर ही दशमलव का भी नियम है, तो दशमलव में कभी कभी डिवाइड करने पर दशमलव में अगर आता है, जैसे हम उदाहरण लिए यहाँ पे, तो 4.84 होता है, तो n का मान हम लोग डेसिमल वाला नहीं लेते, ठीक ना, सिर्फ होल नंबर को लेते हैं। होल नंबर मतलब जो डेसिमल से पहले है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 4.84 है तो n का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 होगा, ना कि 8, 4 या 5 कुछ भी। तो जो डेसिमल से पहले वाला होता है उसी को लिखना होता है। तो सैलून, शोरूम तथा दुकानों में दीवार के आमने सामने शीशे लगा दिए जाते हैं, जिससे हमें कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सैलून वगैरह में, शोरूम वगैरह में, दुकानों में बहुत सारे दीवारों पर क्या होते हैं, शीशे लगा देते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कितना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है वो इस नियम से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण है स्फेरिकल मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई वक्र परावर्तक तल यदि किसी गोले का भाग हो, तो कोई भी वक्र मतलब कर्व्ड, तो कर्व्ड सरफेस टाइप का हो और वो किसी गोले का भाग हो, तो उसे गोलीय दर्पण या गोलीय परावर्तक तल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो नाम याद रखना है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो ये कोई वक्र परावर्तक तल का गोला का भाग होता है। तो क्या इसे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो देखते हैं। तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण क्या है, तो वह गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण का भाग है इसलिए हम लोग लिखे हैं, या वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी अवतल पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करे। परावर्तक मैंने जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना, मतलब परावर्तित होता है, टकरा के वापस जाता है, तो उसी को बोलते हैं परावर्तक तल। तो भीतरी अवतल पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग इमेज में देख रहे हैं, तो इस तरह से कर्व्ड है, वक्र है, ठीक है, इस तरह से वक्र है ना, तो और अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ क्या हुआ, धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवतल। अब बाहर की तरफ ये लेप पॉलिश किया हुआ है, बाहर की तरफ ये क्या पॉलिश किया हुआ है,
तो अंदर की तरफ क्या परावर्तक तल है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सा किरण जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस टकरा कर। तो ये हो गया अवतल दर्पण, अथवा जिसका वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर परावर्तक तल के सामने होता है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है ये समझेंगे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मतलब जो गोला होता है, जिस गोले का ये भाग होता है, इसको इसको दो भाग में अगर तोड़ते हैं तो एक भाग हो गया इधर वाला और एक भाग हो गया इधर वाला। तो इसके बीच में एक सेंटर पोजीशन होता है सी, तो उसी का ये भाग होता है। ठीक है, तो इधर से अगर हम इस पोर्शन को हम लोग मिटा देते हैं तो देखिए ये जो था, सॉरी, तो ये जो पोर्शन था हमारा, ठीक है, तो ये जो पोर्शन था, तो ये जो केंद्र इस जो गोला का जो केंद्र है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वही सी है। ठीक ना, तो गोला का जो भाग केंद्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो परावर्तक तल के सामने होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, परावर्तक तल के सामने होता है वक्रता के। तो देखिए ये हमारा परावर्तक तल है, जहाँ से लाइट रेस टकरा कर वापस आ रही, उसी के सामने है सी, ना कि पीछे तरफ है। यहाँ पे, यहाँ नहीं है, इसके सामने तरफ है, पीछे तरफ तो पॉलिश किया हुआ है। तो सामने तरफ सी अगर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका बाहरी उत्तल पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है। उत्तल माने उभरा हुआ, ठीक ना, तो उठा हुआ भाग है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए उठा हुआ जो भाग है, ऐसे इस तरह से उठा हुआ भाग, ये हो गया परावर्तक तल। यहाँ पे मतलब लाइट टकरा के वापस जाएगा, ये परावर्तक तल हो जाएगा, और अंदर तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर तरफ पॉलिश रहेगा। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ इमेज में दिखा, अंदर तरफ पॉलिश है और ये उभरा हुआ भाग है। इस ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और अवतल को कैसे, अंदर, अंदर की तरफ धसा हुआ, अ से अंदर और अ से अवतल, तो अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा तो वो हो जाएगा अवतल, और ऊ से उभरा हुआ अगर रहता है तो वो हो जाएगा उत्तल, तो जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो वही बोला, वह गोली दर्पण जिसका बाहरी उत्तल पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है, मतलब ये जो बाहरी उभरा हुआ पृष्ठ है, उठा हुआ तल, वो अगर परावर्तक तल का कार्य करता है, अथवा बोल रहा जिसका वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे होता है। देखिए यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है वो क्या है, परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल हुआ, उसकी ये परावर्तक तल हुआ, उसके पीछे में है सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी देखिए, ये जो गोला होता है अभी मैंने बताया, एक भाग हो गया कॉनकेव और दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक ना, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, और ये धसा हुआ भाग हो गया अंदर का कॉनकेव। तो गोला का ही भाग होता है। ठीक है, तो दो भाग में बंटता है, एक हो जाता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है वो होता है उत्तल में परावर्तक तल के पीछे, और अवतल में होता है परावर्तक तल के सामने। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। जो परावर्तक तल के पीछे होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, जो परावर्तक तल के सामने होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो कंफ्यूजन नहीं होना एकदम भी, अ से अवतल और अ से अंदर की तरफ धसा हुआ। तो इससे याद रहेगा कि परावर्तक तल क्या होता है, अंदर की तरफ रहता है तो वो अवतल, ऊपर की ओर रहता है ऊ से ऊपर, ऊ से उभरा, उभरा ऊपर की तरफ रहेगा तो वो कहलाएगा उत्तल। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है, दर्पण कैसा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। दर्पण संबंधी आवश्यक परिभाषाएं, तो कुछ परिभाषाओं को याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, ध्रुव, पोल। तो पोल किसको बोलते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उत्तल दर्पण, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल क्या है, वो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, ये हो गया हमारा परावर्तक तल, उसके मध्य में एकदम बीच में देखिए ये तल है परावर्तक का, ये परावर्तक का तल है। ठीक है, और इसके बीचों बीच में देखिए यहाँ पे ये और ये इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है क्या, ध्रुव। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं, जिसको कैपिटल पी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से भी दर्शाते हैं। ठीक ना, दूसरा क्या, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने बताया था अभी पीछे कि गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है, जिस गोले का भाग होता है, बोला था जिस गोले का भाग होता है, ये एक गोला है, जिस ये बीच में सेंटर, इसी का एक भाग है। ठीक ना,
तो इसी का क्या है, एक तरफ का भाग है दोनों, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक ना। तो उसके केंद्र को बोलते हैं, जो मैंने बताया तो उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कोई गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यही लिखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के सामने होता है, ये मैंने बताया था पिछले स्लाइड में। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तभी पढ़े थे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर मतलब सेंटर का जो गोले भाग होता है, किसी गोले का जो सेंटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी गोले दर्पण के जिस गोले का वह भाग जिसकी त्रिज्या को, गोलों का वह भाग है जिसकी त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या मतलब अर्धव्यास। तो हम लोग देखते हैं कि जो गोला होता है उसका जो सेंटर से कोई भी अगर रेखा, रेखा अगर परिधि के ऊपर खींचा जाता है तो क्या कहलाता है, अर्धव्यास कहलाता है, अर्ध व्यास कहलाता है। तो इसी को बोलते हैं त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। तो वही बोला है, किसी गोले दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, इस जिस गोले का भाग है उसकी उसकी त्रिज्या को, उसी का अर्धव्यास को हम लोग बोलते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या। तो यही अर्धव्यास को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। तो नेक्स्ट मुख्य अक्ष, जैसे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा, ये सी से पी, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा परिधि का भाग जो भी पोल। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, दूरी है सी से पी की दूरी, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास या वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो अच्छा, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पोल से होकर एक रेखा गुजर रहा है। तो ये जो सरल रेखा देखने को आप लोगों को मिल रहा है, ये पोल से एक जो सीधी रेखा जा रही है, ठीक ना, पोल से जो सीधी रेखा जा रही है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पढ़ते हैं क्या है प्रिंसिपल, किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव ये हो गया और वक्रता केंद्र ये हो गया, को मिलाने वाली सरल रेखा को, ये दोनों को जो सरल रेखा मिलाता है तो उस मिलाने वाली सरल रेखा उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, कि ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष दर्पण के लंबवत होता है, हमेशा मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण से क्या होता है, लंबवत होता है, सीधा होता है 90 डिग्री पे, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पिक्चर पे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर में दिखाया है, कॉन्वेक्स में भी सेम होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेखीय द्वारक, लीनियर एपार्चर। तो लीनियर एपार्चर क्या है, किसी गोलीय दर्पण की परिधि मतलब जो बाउंड्री होता है गोला का, ठीक ना, ये जो साइड का पोर्शन, तो सामान्यतः क्या होती है, वृत्ताकार होती है, कर्व टाइप का होता है इस तरह से, ठीक ना। तो इस वृत्त के व्यास को बोल रहा है, ये जो वृत्त का व्यास है, हम लोग देखते हैं कि ये वृत्त है, मान लेते हैं ये कर्व टाइप का वृत्त है। तो वृत्त में इसका जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, व्यास होता है, व्यास कहते हैं। आधा को बोलते हैं, ये सेंटर हुआ तो आधा को बोलते हैं अर्धव्यास, और ये पूरा को बोलते हैं व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होता है उसको व्यास बोलते हैं, ठीक है, दूरी होता है उसको व्यास बोलते हैं। तो वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का रेखीय द्वारक कहते हैं। तो यही वृत्त का जो व्यास है, जैसे यहाँ पिक्चर में देखने को मिल रहा है, इसमें इस पिक्चर में आप लोग देखिए, तो यहाँ से M1 से देखिए, ये हो गया वृत्त का परिधि साइड का, M1 O और M2 हो गया परिधि, ये कर्व्ड है, ये देखने को मेरा वृत्ताकार है। अब यहाँ से M1 से M2 हो गया हमारा व्यास, M1 से M2 हो गया व्यास। तो इस व्यास को ही हम लोग बोलते हैं रेखीय द्वारक, लीनियर एपार्चर। तो यहाँ M1 M2 क्या हो गया, M1 से M2 ही कहलाएगा रेखीय द्वारक। अथवा दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण का मुख्य छेद मतलब प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे M1 O और M2, यही इसी को बोलते हैं M1 O और M2, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन के सिरों के बीच की दूरी। तो M1 O और M2 का जो दूरी है, मतलब M1 से M2 का दूरी, कहने का मतलब M1 से M2 का दूरी को ही क्या बोलते हैं, रेखीय द्वारक। तो दोनों तरीके से मैंने बताया
कि किसी गोले के परिधि सामान्यतः वृत्ताकार होती है। इस वृत्त के व्यास को ही गोले दर्पण का क्या कहते हैं? इस वृत्त के व्यास को ही गोले दर्पण का क्या कहते हैं? रेखीय द्वारक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? दूसरा कोणीय द्वारक। तो दो टाइप का द्वारक है और एक तीन टाइप का द्वारक है, लघु द्वारक भी है। ठीक है, तो हम लोग रेखीय द्वारक पढ़े, अब हम कोणीय द्वारक। कोणीय द्वारक मतलब एंगुलर अपर्चर। तो एंगुलर अपर्चर किसको बोलते हैं? किसी गोले दर्पण के मुख्य छेद मैंने बताया था M1O M2 प्रिंसिपल सेक्शन के अंतिम बिंदु वक्रता केंद्र पर जो कोण बनाता है, वक्रता केंद्र मतलब मैंने बताया था ये C, यहाँ पे जो कोण बनाता है उसे उस दर्पण का कोणीय दर्पण कहते हैं। अंतिम बिंदु मतलब ये देखिए M1 हो गया इसका अंतिम, ये दर्पण का M1 और M2 क्या हो गया? अंतिम बिंदु हो गया। तो यहाँ से जो रेखा मैंने एंगल बनाया, रेखा C से मिलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ बीच में एक एंगल बना रहा है। ठीक ना, ये एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय द्वारक। ठीक ना, तो एंगल करके जो कोण बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कोणीय द्वारक। तो परिभाषा में क्या लिखना? किसी गोले दर्पण के मुख्य छेद के अंतिम बिंदु, ये M1 M2 अंतिम बिंदु वक्रता केंद्र पर जो कोण बनाता है, तो M1 और M2 जो वक्रता केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय द्वारक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं लघु द्वारक क्या है। तो लघु द्वारक क्या? स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर माने कोणीय द्वारक अगर 10 डिग्री से कम हो, ये जो कोणीय द्वारक हमने दिखाया यहाँ पे बीच वाला, वो अगर 10 डिग्री से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लघु द्वारक। ठीक है, तो कोणीय द्वारक अगर 10 डिग्री से कम हो तो वो लघु द्वारक कहलाएगा। यहाँ पे भी ये मैंने अंदर की तरफ धसा हुआ है तो मतलब ये कॉनकेव है, और ये उभरा हुआ है तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो दोनों में बता रहा हूँ। तो इसमें भी M1 से M2 क्या हो जाएगा? रेखीय द्वारक कहलाएगा। M1 से M2 क्या कहलाएगा? रेखीय द्वारक कहलाएगा। और M1C और M2 यहाँ पे जो बनाया एंगल वो हो जाएगा कोणीय द्वारक। ठीक है, तो ये होगा कॉन्वेक्स। तो नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन जो मैंने बताया था, प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष से होकर खींची गई कोई समतल दर्पण को जिस वृत्त चाप पर काटती है। तो देखिए ये वृत्त चाप एक टाइप का, ठीक ना, तो ये इसी को चाप बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं वृत्त चैप्टर में कि इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। तो जिस वृत्त चाप पर काटता है उसे दर्पण का मुख्य छेद कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा मुख्य छेद कौन सा हो गया? M1O और M2, M1O और M2, ये वृत्त चाप जो है M1O और M2, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य छेद। ठीक है, तो यहाँ पे भी M1O और M2 हो गया मुख्य छेद। तो मुख्य छेद क्या है? तो क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर खींचा गया कोई समतल या दर्पण को जिस वृत्त चाप पर काटता है उसे दर्पण का मुख्य छेद कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फोकस तल क्या है? फोकल प्लेन जिसको बोलते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित कल्पित तल को उस दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल क्या है बोल रहा है? किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस से होकर दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित कल्पित तल को, मान कल्पित माने माना गया तल, तो फोकस तल क्या होता है? तो फोकस तल जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था एक पिक्चर में, ये हो गया दर्पण, मैंने कॉनकेव दर्पण ले लिया। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते थे हम लोग P। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C क्या होता है? जिस गोले का भाग होता है, तो C। तो और फोकस क्या होता है? फोकल यहाँ जो होता है, फोकस तल जो बोला है, तो फोकस होता है C और P के मध्य बिंदु, C और P का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं फोकस तल। ठीक है, तो फोकस तल पर बोल रहा है, फोकस तल पर लंबवत माने इसके सीधानी पे और इसके भी सीधानी पे, ये F यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो उस सीधानी पे जो तल का एक निर्माण होता है सामने, इस जगह पे जो तल बनता, क्षेत्र बनता है एक तल, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का फोकस तल। ठीक ना, तो ये फोकस पे ही लंबवत रूप से जो कल्पित तल होता है, माने माना हुआ एक तल, कल्पित तल, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस तल। तो चित्र में जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे M1O M2
मैंने बताया, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। M1 O M2 को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, दर्पण का मुख्य छेद। O होता है पोल। OC हो जाता है हमारा क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। M1 M2 को हम लोग बोलते थे क्या, रेखीय द्वारक। और कोणीय द्वारक क्या है, कोणीय द्वारक हो गया हमारा M1 C M2, M1 C और M2, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, तो एंगल M1 C और M2 को हम लोग बोलते हैं कोणीय द्वारक। तो आशा करता हूँ ये पूरा परिभाषा समझ में आ गया होगा, दर्पण से, गोलीय दर्पण से रिलेटेड किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जो जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे अच्छे से, और इसी तरह से एग्जाम में आप लोगों को लिखना भी है। तो पहला क्या है, उपाक्षीय एवं पराक्षीय किरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उपाक्षीय और पराक्षीय किरण मतलब, उपाक्षीय किरण मतलब पैरेक्सियल रेज, और पराक्षीय मतलब या प्रांतीय किरण भी बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो उपाक्षीय किरण किसको बोलते हैं, जो किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के साथ अत्यंत छोटा कोण बनाती है। मतलब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, जैसे यहाँ पिक्चर में मैंने दिखाया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का भाग हो गया। तो जो के साथ अत्यंत छोटा कोण जो बनाता है, अत्यंत छोटा कोण कौन बना रहा है, यहाँ पे देखिए, ये हरा वाला जो लाइन है, यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, बहुत छोटा कोण बना रहा है। सबसे कम जो कोण बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से, तो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकटवर्ती क्षेत्र पर आपतित होती है। मतलब ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया पोल। तो यहाँ पोल के पास से जो भी रेखा परावर्तित होती है, ठीक ना, आपतित होती है, सॉरी, आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ये रेज आ रहा है और ये रेज आ रहा है, तो पोल से बहुत करीब है, ये मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया पिक्चर को। तो पोल से बहुत ही करीब पे ये रेज आता है, ठीक ना, किरण आता है। तो ऐसा किरण को हम लोग बोलते हैं उपाक्षीय किरण। मतलब पोल से जो सबसे करीब जो रेज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपाक्षीय, ठीक ना। और मार्जिनल किसको बोलते हैं, जो किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के साथ बड़ा कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे, तो गोलीय मुख्य अक्ष से क्या, ये बड़ा कोण बना रही है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से बड़ा कोण बना रही है, तो बड़ा कोण बनाती है। तथा दर्पण के ध्रुव से दूर, दर्पण के जो ध्रुव है इससे बहुत ही दूर है, देखिए ये, या दूर या दर्पण के किनारे पर, ये दर्पण है, दर्पण का ये किनारा हो गया, सबसे लास्ट अंतिम पॉइंट, किनारे पर आपतित होती है। तो देखिए ये ब्लू वाला लाइन जो दिख रहा है, ये दर्पण पे क्या होता है, सबसे किनारे पर आपतित हो रहा है। तो ये रेज और ये ब्लू वाला रेज क्या हो गया, पराक्षीय किरण। यहाँ पे क्या बना रहा है, सबसे बड़ा एंगल बना रहा है। तो सबसे बड़ा जो कोण बनाता है मुख्य अक्ष से, वो कहलाता है मार्जिनल, और मुख्य अक्ष से जो छोटा कोण बनाता है वो कहलाता है उपाक्षीय किरण। तो उपाक्षीय किरण क्या है, जो मुख्य अक्ष से छोटा, अत्यंत छोटा कोण बनाता है, वो हो गया पैरेक्सियल रेज, और जो मुख्य अक्ष से बड़ा कोण बनाता है वो कहलाता है मार्जिनल रेज या पराक्षीय किरण। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा उपाक्षीय पराक्षीय क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या गौण फोकस किसे कहते हैं। तो दो फोकस होता है, एक होता है मुख्य फोकस जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और गौण फोकस मतलब सेकेंडरी फोकस। तो किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या, दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उस किसे कहते हैं। तो समझते हैं, मुख्य या प्रधान फोकस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश किरणों को एक पुंज, माने किरण, पुंज मतलब किरण, जो किसी लघु द्वारक, स्मॉल अपर्चर, जो मैंने समझाया था, स्मॉल अपर्चर क्या है, जो 10 डिग्री से कम कोण बनाता है, वाले गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो गोलीय दर्पण पर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, किसी निश्चित बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, अवतल दर्पण में मिलता है, और अथवा किसी निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। तो आती हुई प्रतीत किसमें, उत्तल दर्पण में होता है। तो उस निश्चित बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है गौण फोकस, ठीक ना। मुख्य फोकस, गौण फोकस क्या है समझते हैं थोड़ा, किसको बोलते हैं। तो जैसे कि ये दर्पण हो गया हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल सेक्शन, तो ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में होता है, मैंने बोला था फोकस होता है, ये इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। तो
तो ये हो गया फोकस। तो अगर कोई भी बोल रहा है कि समांतर किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब ये मुख्य अक्ष इसके समांतर सीधे आ रहा है, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। तो इसी के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आता है और वो अगर फोकस से होकर गुजरता है, ये जो फोकस है उससे होकर अगर गुजरता है, ठीक है, जैसे यहाँ से भी एक किरण आ रहा है और वो भी क्या हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ से गुजर गया, तो दोनों क्या हो, फोकस पे जाता हुआ मिलता हुआ प्रतीत हुआ, मिलता है तो क्या कहलाएगा वो, फोकस पे अवतल दर्पण, और उस पे अगर मिलता हुआ प्रतीत होगा तो कहलाएगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो अगर दोनों फोकस पे मिलता है तो वो हो गया मुख्य फोकस, ठीक है। और गौण फोकस क्या हो जाएगा, गौण फोकस भी समझा रहा हूँ, जैसे ये हो गया सेम पिक्चर, ये प्रिंसिपल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बीच में हो गया एफ। तो क्या होता है, ये यहाँ से क्रॉस हुआ और ये यहाँ पे एफ से क्रॉस हुआ, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद एफ से क्रॉस हुआ, और दूसरा किरण क्या हो गया, फिर से समांतर आया, ठीक है, और वो क्या हो गया, टकराकर फोकस से जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरा जो किरण है वो टकरा के नीचे, सॉरी ये वाला पिक्चर ठीक नहीं बना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो ऐसे करके प्रकाश किरण आता है और टकराने के बाद परावर्तित हो गया, फिर दूसरा किरण मैं लेता हूँ, वो आया, वो भी टकराने के बाद जाके कहीं पे फोकस पे नहीं मिला, फोकस के किसी तल पे मिला, मैंने ये पूरा तल है, मैंने बताया था फोकस तल है ये, तो उसी के सिधाने में लंबवत, देखिए उसके ठीक लंबवत नीचे एक बिंदु पर कहीं पे कटा ये दोनों रेखा, तो जहां कटा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। ये हो गया मुख्य फोकस जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, और सेकेंडरी फोकस को एफ डैश से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो जहां पे लंबवत रूप से फोकस के नीचे में बना, या ऊपर भी बन सकता है ये, ठीक ना, ऊपर वाला उसी फोकस के ऊपर भी अगर बनता है, कटता है, तो हो गया सेकेंडरी फोकस। जाकर अगर फोकस पे ही कटेगा तो हो गया मुख्य फोकस, ठीक है। तो यही हुआ मुख्य फोकस और गौण फोकस में अंतर। तो गौण फोकस क्या हो गया, समांतर प्रकाश किरणों का कोई पुंज लघु द्वारक वाले किसी गोले दर्पण पर मुख्य अक्ष से तिरछा, देखिए जो मैं तिरछा बनाया ना मैंने, वो तिरछा अगर आता, समांतर नहीं, समांतर आएगा तो वो फोकस से जाएगा, लेकिन अगर तिरछा टेढ़ा आता है प्रकाश किरण जिस तरह से मैंने बनाया, तो तिरछा अगर आता है, ठीक ना, आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है, तो ये फोकस तल पर किसी एक बिंदु पर मिला, अतः ऐसा ही किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का गौण फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मुख्य फोकस क्या है, अगर फोकस पे ये कब होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है, एकदम पैरेलल आता है, ये मुख्य अक्ष के, देखिए ये मुख्य अक्ष है, उसी का पैरेलल आया था, और तो वो जब भी पैरेलल आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, अब फोकस पे ही कटेगा, तो हो गया मुख्य फोकस। और अगर कोई तिरछा किरण आता है और मुख्य फोकस पर नहीं मिलता है, वो मुख्य फोकस के लंबवत किसी तल पे मिलता है, फोकस के तल पे कहीं पे, तो वो हो जाएगा गौण फोकस। तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। तो पोल और एफ, पी और एफ का बीच, पी और एफ मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दूरी देख रहे हो आप लोग, पी और एफ के बीच का ये दूरी है जो, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बार बार एग्जाम में आता है बहुत बार, कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और, एक मिनट मैं इसको थिक कर लेता हूँ, ठीक है, मुख्य फोकस एवं गौण फोकस की चित्र सहित परिभाषा दीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मुख्य फोकस और गौण फोकस किसे कहते हैं, तो अलग से परिभाषा पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किसको बोलते हैं और गौण फोकस चित्र के साथ, ठीक है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण पे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस मैंने बताया था कि प्रकाश किरण कैसे होते हैं, समानांतर आते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आती है इसमें, ठीक ना, मुख्य फोकस। तो देखिए पढ़ते हैं क्या है, समानांतर प्रकाश किरणों का एक पुंज मतलब एक किरण जो लघु द्वारक युक्त किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है,
दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, तो मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु है, इसका नाम है फोकस। तो वहां पे जाके अगर मिलता है तो उस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये दो समानांतर किरण है, वो आपस में दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर कहाँ पे जाके मिल रहा है, एक निश्चित बिंदु जिसका नाम है फोकस, वहां पे जाके एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा है, उसी का नाम है मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। नेक्स्ट, तो चित्र में एफ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है और एफ डैश जो देख रहे हैं यहाँ पे वो गौण फोकस है। ठीक है, तो देखिए गौण फोकस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर तिरछी आते हैं, मैंने बताया था तिरछा आता है और टकराने के बाद किसी समतल फोकस तल पे जाके कहीं पे भी अगर लंबवत रूप से मिलता है तो वो हो जाएगा गौण फोकस। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या, सेकेंडरी फोकस। समानांतर प्रकाश किरणों का कोई पुंज लघु द्वारक युक्त किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष से तिरछा आपतित होता है, तिरछा जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणों या परावर्तित किरणें फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है, तो फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, तो ये हुआ जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसी को मैं बोल रहा हूँ फोकस तल। तो वहां पे किसी भी बिंदु पे, यहाँ किसी भी जगह पे अगर कटता है दो रेज आपस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस बिंदु का दर्पण का गौण फोकस। तो मुख्य फोकस ये हो गया, और इसके लंबवत या इस तल में कहीं पर भी अगर रेज कटता है आपस में तो वो हो जाएगा गौण फोकस। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस क्या है और गौण फोकस क्या है। इसी तरह से पिक्चर भी आप लोगों को बनाना है अगर एग्जाम में आता है तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या, उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं सेम, अभी हम लोग अवतल दर्पण पे देखें। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस एवं गौण फोकस की परिभाषा दीजिए, तो चित्र सहित परिभाषा है। तो मुख्य फोकस क्या है, सेम परिभाषा होगा, समांतर प्रकाश किरणों का एक पुंज जो लघु द्वारक युक्त किसी उत्तल दर्पण, वहां अवतल था यहाँ उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है। अब दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो जैसे ये उत्तल दर्पण है, उभरा हुआ है, मैंने बोला था उत्तल दर्पण उभरा हुआ रहता है, ऊपर से परावर्तक तल इसका उभरा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ से समांतर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और पीछे इसको बढ़ाया गया, तो ये क्या हुआ, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कहाँ जाके कट रहा है, ये एफ पर कट रहा है, तो कटता हुआ आता, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है आती हुई प्रतीत होती है, तो निश्चित बिंदु पर आते हुए प्रतीत हो रहा है, मैंने फोकस पे ही आते हुए प्रतीत हो रहा है, तो ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। वैसे ही हमारा गौण फोकस है, तो गौण फोकस में क्या है, तो गौण फोकस में यहाँ पे भी एफ हो गया मुख्य फोकस, और एफ डैश यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो हो गया गौण फोकस। ठीक है, तो गौण फोकस क्या, सेकेंडरी फोकस। समांतर प्रकाश किरणों का कोई पुंज लघु द्वारक युक्त किसी उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष से तिरछा आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि परावर्तित किरणें फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे दो रेज है जो परावर्तन के पश्चात इसको पीछे बढ़ाया गया, तो ये आपस में एफ डैश पे मिल रहा है, मतलब फोकस तल पे, ये फोकस तल और फोकस तल पे कहीं पे कट रहा है, तो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये पीछे बन रहा है इसलिए प्रतीत हो रहा है, काल्पनिक है। ठीक है, तो प्रतीत होता है, तो उसे उस बिंदु का दर्पण का गौण फोकस कहते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा उत्तल और अवतल में गौण फोकस और मुख्य फोकस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो गोलीय दर्पण, नेक्स्ट है गोलीय दर्पण को जल में डुबो देने या आपतित प्रकाश के वर्ण मतलब रंग के बदलने पर बोल रहा है फोकस दूरी में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो गोलीय दर्पण, आंसर क्या है, गोलीय दर्पण के मामले में फोकस दूरी माध्यम की प्रकृति और आपतित प्रकाश के वर्ण मतलब रंग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कोई भी किसी कलर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इसलिए गोलीय दर्पण को जल में डुबो देने या पर फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गोलीय दर्पण को अगर जल में डुबो दिया जाए तो उसके फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या फिर रंग में बदल देने पर, प्रकाश के वर्ण में बदल देने पर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, मैंने बताया था फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या क्या था, अर्धव्यास को जो बोलते थे, ठीक है, कि बीच संबंध स्थापित करना है। तो बीच संबंध स्थापित करना है मतलब क्या होता है, अथवा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना है कि एफ बराबर r/2,
तो यहाँ पे जो एफ हो गया फोकस हो गया और आर हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो यहाँ मैंने पिक्चर बनाया है, तो पिक्चर को देखते हुए हम लोग देखते हैं इसको लिखना किस तरह से एग्ज़ाम में। तो हाँ, तो पहले देखिए यहाँ चित्र में मैंने यहाँ पर ही चित्र में M1O M2, तो यहाँ पे देखिए M1 ये O हो गया यहाँ पे और ये M2 एक लघु द्वारक है। लघु द्वारक मतलब स्मॉल अपार्चर किसको बोलते हैं, जो 10 डिग्री से कम होता है, मैंने बताया था। तो लघु द्वारक युक्त अवतल दर्पण का मुख्य परिच्छेद मतलब प्रिंसिपल सेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्शन है। M1O और M2 को प्रिंसिपल सेक्शन ही बोलते हैं, मैंने पीछे की थ्योरी पार्ट में बताया था। जिसके OFC क्रमशः क्या है, O हो जाता है हमारा पोल ध्रुव, और मुख्य फोकस F हो गया हमारा मुख्य फोकस, तथा वक्रता केंद्र हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, C हो गया हमारा वक्रता केंद्र, जो C है वो वक्रता केंद्र है। तो ये लैंग्वेज लिखना है। देन XY हमारा क्या है, मुख्य XY दर्पण का मुख्य अक्ष है, तो ये हुआ लैंग्वेज। फिर हम लोग को क्या करना है, मानना है कि मानव दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब O से C, जिसको हम लोग अर्धव्यास बोलते हैं। तो O से C R है, स्मॉल r, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा स्मॉल r, अगर क्वेश्चन में कैपिटल आर रहता है तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी OF, तो O से F को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, वो हो गया स्मॉल f, क्योंकि स्मॉल f दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये लिखना OF है। एक प्रकाश किरण PQ, ये जो प्रकाश का किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो PQ हो गया हमारा प्रकाश का किरण। तो PQ मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर बिंदु Q, ये Q बिंदु पर आपतित हो रहा है। तो यहाँ P से Q आ रहा है और Q बिंदु पर आपतित हो रहा है, तथा मुख्य फोकस F से होकर जाता है। तो मुख्य फोकस F से होकर जाता है, मैंने बताया था कि जो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण होता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, तो F से होकर जाता है। जाते हुए QFR, तो QFR पर परावर्तित होता है। तो यहाँ जैसे पिक्चर में दिख रहा है P से Q बिंदु पर आपतित हुआ और QFR दिशा में चला गया, ठीक, परावर्तित हो गया जिसको बोलते हैं। CQ को मिलाया गया, तो ये C और Q को मिलाए, तो CQ Q बिंदु पर दर्पण का अभिलंब है। तो CQ क्या है, Q बिंदु पर क्या है, एक अभिलंब है, ये अभिलंब है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो बिंदु Q पर परावर्तन का नियम क्या होगा, तो बिंदु Q पर हमारा परावर्तन का नियम लगेगा, परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े थे। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस पिक्चर को हम लोग देखेंगे। तो परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, आपतन कोण मतलब क्या, जहां से आ रहा है किरण, तो हमारा किरण किससे आ रहा है, PQ और C, क्योंकि अभिलंब के साथ ही एंगल बनाता है, मैंने बताया था परावर्तन के नियम में। तो अभिलंब के साथ क्या बना रहा है, ये PQC, ठीक है, ये वाला PQC। तो PQC बराबर परावर्तन कोण FQC, तो FQC ये वाला कोण FQC, तो FQC ये क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल PQC और FQC क्या होता है, बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम से। फिर पुनः क्या हुआ, PQ जो है पैरेलल है किसके, XY के, तो यहाँ मैंने लिखा PQ पैरेलल का साइन है XY, PQ पैरेलल है XY के, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है, तथा CQ तिर्यक रेखा है। तो ये जो CQ है हमारा एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और अतः PQC बराबर है किसके बराबर है, PQC ये FCQ के बराबर, F या QCF लिख सकते हैं, इसको QCF भी लिख सकते हैं या FCQ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या, एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक क्या, एकांतर कोण है, जेड फॉर्म करता है। हम लोग पढ़े एकांतर कोण कैसे बनता है, एक दूसरे का अल्टरनेट रहता है, ठीक ना, तो इसको जेड फॉर्म करता है, जेड जैसा आकृति बनता है। तो यहाँ पे भी जेड जैसा आकृति देखने को मिल रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, किस नियम के अनुसार, एकांतर कोण के नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे QC क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज CFQ में क्या बात है, CFQ से एंगल QCF बराबर है FQC से। तो ये एंगल
और ये एंगल इक्वल हो गया। तो इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे, त्रिभुज सी एफ क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एफ क्यू बराबर एफ सी। तो एफ क्यू क्या है, इक्वल होगा। अब देखिए इसको मिटा देते, रुकिए, ये मिटाया। तो यहाँ पे जो एफ क्यू है ये बराबर है एफ सी के, क्योंकि दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल होगा। तो इस ये एंगल का अपोजिट साइड इक्वल, इस एंगल का अपोजिट साइड ये इक्वल, तो दो साइड इक्वल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख के दिखाया। फिर चूंकि बोल रहा है दर्पण का द्वारक जो अपार्चर है, लघु अपार्चर था, 10 डिग्री से कम था मतलब, तो दर्पण का द्वारक लघु है या आपतित किरण उपाक्षीय है, पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल मतलब पैरेलल आ रहा है, और पैरेक्सियल मैंने बताया था उपाक्षीय है। अतः बिंदु Q बिंदु P के अत्यंत निकट है। बिंदु Q जो है बिंदु P के बिंदु Q बिंदु P के अत्यंत निकट है। तो यहाँ पर ये Q है और ये P है, तो ये O होगा, सॉरी यहाँ पे बिंदु O के अत्यंत निकट है, ये O होगा, ठीक है। O के अत्यंत निकट है, Q जो है O के, ये O है, तो Q के अत्यंत निकट है माने पास में है। तो पास में है तो इससे क्या हो जाता है, इस स्थिति में एफ क्यू जो है, एफ क्यू ओ एफ के लगभग बराबर है, ये बराबर है इसके लगभग, बोला जा सकता है कि एफ क्यू का जो लेंथ है वो ओ एफ के लेंथ पे बराबर है। क्योंकि अगर एफ क्यू बहुत ज़्यादा पास में है, अगर इसको यहाँ पे मान लेते हैं, इसके इतना पास में है, तो लगभग ये क्या है ओ एफ के, ये क्यू मान लेते हैं, ये तो मैंने पिक्चर में बड़ा करके दिखाया है। तो अगर ये इतना करीब में है क्यू, तो क्यू किसके बराबर, एफ क्यू एफ ओ के बराबर माना जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का साइन दिया है, लगभग का साइन है ये, एफ क्यू बराबर है ओ एफ के, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में बस मैंने दूर में करके दिखाया है, तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये ओ के अत्यंत निकट है, एफ क्यू बराबर है ओ एफ के, अतः ओ एफ बराबर एफ सी बोल सकते हैं हम लोग। तो ओ एफ बराबर एफ सी मतलब ये भी बराबर होगा इसके। अगर ओ एफ बराबर है एफ क्यू के, तो ओ एफ बराबर भी एफ सी होगा, ये लिख लेना है। अतः आर बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब ओ सी, ओ से सी का लेंथ हम लोग माने थे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ओ सी। तो ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ एफ प्लस एफ सी। तो वही लिखा हम लोगों ने, ओ सी बराबर ओ एफ प्लस एफ सी, जहाँ पर अभी हम लोगों ने बोला ओ एफ ही क्या है, एफ सी है, और एफ सी ओ है, ठीक ना। तो यहाँ पर ओ एफ बराबर जैसे लिखा हुआ आर बराबर ओ सी, ठीक है, आर बराबर ओ सी। तो ओ सी मतलब क्या हो गया, ओ एफ प्लस ओ से एफ और एफ से सी। तो हमको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि ओ एफ को हम लोग क्या माने थे, एफ, और एफ सी ही क्या है हमारा, ओ एफ है। तो एफ सी की जगह ओ एफ लिख सकते हैं। तो एफ ओ एफ मतलब एफ, तो एफ ये भी एफ, तो एफ और एफ मिलके क्या बन गया, टू एफ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि ओ एफ प्लस ओ एफ क्या हो गया, एफ प्लस एफ इक्वल टू टू एफ। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि आर बराबर हमारा क्या निकला, आर बराबर टू एफ निकला। तो अगर बोलता है आर बराबर टू एफ प्रूफ करने, तो यहीं पे सिद्ध हो जाता है। या फिर बोलता है कि एफ बराबर आर बाय टू, तो अगला लाइन लिखना है एफ बराबर आर बाय टू, जो कि इससे भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण में आर और एफ के बीच में रिलेशन। तो जब भी अवतल दर्पण में आर और एफ के बीच में रिलेशन बोला जाएगा, तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पिक्चर के साथ बना के दिखाना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण में किस तरह से आर बराबर टू एफ होता है और एफ बराबर टू एफ। एफ मतलब हो जाता है हमारा फोकस, और आर हो जाता है हमारा अर्धव्यास। तो अर्धव्यास का आधा ही होता है फोकस। तो यही हुआ हमारा प्रूफ। तो अवतल दर्पण पे हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण पे। तो नेक्स्ट चलते हैं उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण में क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अतः उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर आर बाय टू या आर बराबर टू एफ। इसमें भी सेम, बस पिक्चर अलग होगा। और तो देखिए इसमें पिक्चर में क्या है, किस तरह से लिखना है इसको। हाँ, तो चित्र में M1 O M2 सेम लाइन लिखना है जो मैंने पीछे लिखा था अवतल में। M1 O M2
एक लघु द्वारक युक्त उत्तल दर्पण का मुख्य परिच्छेद, यहाँ उत्तल दर्पण लिखना है, मुख्य परिच्छेद है जिसके ओ एफ सी क्रमशः ध्रुव, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र है, और एक्स वाई दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। ये लाइन सेम है। माना फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या ओसी, ओसी क्या हो जाता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, तथा मुख्य फोकस ओ एफ, तो एफ का दूरी कितना है, एफ स्मॉल एफ है। एक प्रकाश किरण पी क्यू, सेम एक प्रकाश किरण पी क्यू है जो प्रावर्तन के फलस्वरूप क्या, तो पी क्यू मुख्य अक्ष के समांतर आकर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर पी क्यू एक रेज आ रहा है, किरण आ रहा है, दर्पण पर बिंदु क्यू पर आपतित होता है, आपतित होती है, तथा क्यू आर पथ पर प्रावर्तित हो जाती है। तो क्यू आर पथ पर क्या हो गया, प्रावर्तित हो गया, जो मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। तो एफ से कैसा लगता है, यहाँ पे क्यू से आर प्रावर्तित हो गया, तो इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहाँ जाके मिलता है, एफ पर ऐसा लगता है कि मिलता हुआ, मैंने एफ पर प्रतीत होता है कि आ रहा है, एफ से आ रहा है ऐसा लगता है। ठीक है, तो सी क्यू, तो सी से क्यू को मिलाकर बिंदु एस तक बढ़ाया गया, सी से क्यू को हम लोग मिलाए यहाँ पे और एस तक बढ़ाए, तो ये एस तक बढ़ाए, तो सी क्यू बिंदु पर दर्पण पर क्या है, अविलंब है। तो सी क्यू क्या है, दर्पण दर्पण कौन सा, दर्पण पर क्यू बिंदु पर क्या है, दर्पण पर अविलंब है ना, यही हमारा अविलंब है। तो इसी अविलंब से हम लोग परावर्तन का नियम निकालते हैं। तो क्यू बिंदु क्यू पर परावर्तन का क्या नियम होगा, तो ये नियम देखते हैं हम लोग यहाँ पे छोटे पिक्चर में, यहाँ पे साइड में पिक्चर है। तो क्यू बिंदु पर परावर्तन का सेम नियम लगेगा कि आपतन कोण पी क्यू एस, तो ये पी क्यू एस नॉर्मल के साथ ही हमारा एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा हमारा, आर क्यू एस, ये वाला एंगल आर क्यू एस। तो आर क्यू एस हो गया, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या बराबर है। तो पुनः पी क्यू जो है पैरेलल है एक्स वाई के, तो पी क्यू जो पैरेलल है एक्स वाई के, तो सी एस तिर्यक रेखा, यहाँ पे जो सी और एस है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। अतः पी क्यू एस बराबर एफ सी क्यू, मतलब ये और पी क्यू एस, ये मैं एक बार मिटा के बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी क्यू एस मतलब ये वाला, और एफ सी क्यू मतलब ये वाला, ये और ये क्या है हमारा संगत कोण है। क्या कोण है, संगत कोण बोला जाता है इसको। तो ये हमारा संगत कोण है, ये एंगल और ये एंगल हमारा संगत कोण है। और एस क्यू आर ये एंगल बोल रहा है बराबर एफ क्यू सी, और ये जो एंगल है ये सम्मुख कोण बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण है। तो ये दोनों क्या है, एक संगत कोण है, एक सम्मुख कोण है, ये याद रखना है। तो संगत कोण कौन सा हो गया, पी क्यू एस हो गया और एफ सी क्यू हो गया, और सम्मुख कोण हो जाएगा एस क्यू आर और एफ क्यू सी, ये क्या हो गया सम्मुख कोण। इसलिए त्रिभुज सी एफ क्यू जो बन रहा है यहाँ पे, सी एफ क्यू में क्या है, क्यू एफ सी या क्यू एफ सी नहीं सॉरी, क्यू सी एफ, ठीक है, मिटाता हूँ इसे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यू सी एफ मतलब ये, और इक्वल है एफ क्यू सी के, मतलब ये और ये इक्वल हो गया। ठीक है, किसके अनुसार, संगत कोण और सम्मुख कोण के अनुसार ये और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। और दो एंगल इक्वल हो गया मतलब वो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर ही इसका अपोजिट वाला एंगल मतलब ये इक्वल साइड हो गया, ये भी इक्वल साइड हो गया, तो दो साइड इक्वल हो गया, एफ क्यू और एफ सी इक्वल हो गया, तो दो साइड इक्वल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो चूंकि दर्पण का द्वारक क्या है, लघु है, या आपतित किरण उपाक्षीय है, तो आपतित किरण क्या उपाक्षीय है, अतः बिंदु पी नहीं, यहाँ पे भी ओ होगा, ओ के बहुत करीब है, तो बिंदु क्यू को क्या माना गया है, बिंदु ओ के बहुत करीब माना गया, तो मतलब यहाँ पे माना गया लगभग, तो 10 डिग्री से कम मतलब बहुत करीब ही है। ठीक है, तो हम लोग वो मान के चलते हैं। तो बिंदु क्यू के बहुत करीब है, तो सेम लाइन यहाँ पे लिखना है, निकट है। इस स्थिति में एफ क्यू क्या होगा, ये जो एफ क्यू है वो ओ एफ के लगभग बराबर में है, मतलब ये बराबर है इसके,
तो लगभग समान माना गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एफ का जो दूरी है वो एफ क्यू का दूरी के एफ सी का दूरी के बराबर है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख लिया, ओ एफ बराबर क्या हो गया एफ सी। तो ये अगर इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो गया, तो क्योंकि सेम है, क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है तो ये भी इक्वल हो गया हमारा। ठीक है, ये अगर इक्वल है तो ये भी तो हमारा इक्वल था ना, दोनों साइड ये साइड भी इक्वल था। तो ये अगर इसके साथ इक्वल है तो मतलब ये इक्वल है इसके बराबर में, तो ये भी इक्वल हो गया। तो वही मैंने लिखा ओ एफ बराबर एफ सी। अब क्या है, आर बराबर सेम लाइन कि आर बराबर क्या, आर क्या होता है ओ सी होता है, और ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एफ प्लस एफ सी, और ओ से एफ, एफ से सी। तो ओ एफ तो हम लोग को पता एफ है, और एफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ सी बराबर ही ओ एफ है, तो इसको भी ओ एफ लिख सकते हो। तो एफ प्लस एफ, ओ एफ भी एफ है तो टू एफ। तो यहाँ से भी हम लोगों का प्रूफ हो गया कि टू एफ, तो आर बराबर टू एफ सिद्ध हो गया, या एफ बराबर आर बाई टू बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये उत्तल दर्पण में पिक्चर के साथ हम लोगों ने अच्छे से समझा कि किस तरह से प्रूफ किया गया, आर बराबर टू एफ और एफ बराबर आर बाई टू को। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। तो इसी तरह से अच्छे से पिक्चर बना के आप लोगों को दिखाना है, एकदम समझा कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में विभिन्न वस्तु के अवतल दर्पण में वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण में अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि मतलब अवतल दर्पण में अगर वस्तु को किस किस पोजीशन पर हम लोग रखेंगे तो कैसा कैसा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आकृति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, उसका रेखीय आवर्धन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन हम बताएंगे इसके अगले टैब में मैं बताऊंगा अपना कि मैग्निफिकेशन बोलते किसको। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि वस्तु की स्थिति, अब प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रकृति कैसा होता है, आकार कैसा होता है। तो पहला देखिए पोजीशन क्या है, वस्तु की स्थिति अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं, अनंत क्या होता है, यहाँ पे जो ओ को बोलते हैं पोल, एफ को बोलते हैं फोकस, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी के बाद जो होता है उसी को हम लोग अनंत बोलते हैं। तो सी के बाद पूरा क्या होता है, अनंत कहलाता है। तो अनंत हम लोग मान लेते हैं कहीं अनंत, ठीक ना, सी के बाद को पूरा पोर्शन को अनंत पकड़ लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, जैसे ये किरण आ रहा है अनंत से, कोई किरण आ रहा है दो, तो हम लोग को पता है कि दो किरण चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो एक किरण दो किरण मैंने यहाँ पे लिया है, दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो कहाँ जाके मिलता है, कहाँ से क्रॉस होता है, फोकस से, मुख्य फोकस से। तो देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस से क्रॉस हो रहा है। तो जब भी कोई अनंत से कोई किरण आता है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर अगर आता है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के सामने फोकस पर, तो दर्पण के सामने है और फोकस पर बन रहा है, और या फोकस तल पर बनता है। तो फोकस पे बनता है या फोकस तल पे बनता है, ऐसा होता है। तिरछा आएगा तो फोकस तल पे ही बनता है, और समांतर आता है तो फोकस पे बनता है, हम लोगों ने पढ़ा। प्रकृति क्या है, इसका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो अवतल दर्पण में 6 केस होता है, 6 केस में से 5 केस पे क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और एक केस होता है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो पहले हम लोग ज़्यादातर वास्तविक और उल्टा वाला केस देख रहे हैं। अनंत से पहले हम लोगों ने देखा, तो अनंत में इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, रियल और इन्वर्टेड। आकार पूछा जाएगा वस्तु का तो क्या होगा, वस्तु की तुलना में अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वस्तु की तुलना में क्या बहुत छोटा होता है, लगभग बिंदु के समान होता है। एक बिंदु के जो देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, फोकस पे जाके मिला तो एक बिंदु के समान ही है। तो फोकस क्या एक बिंदु के समान ही दिखा है, वहां पे इमेज बन रहा है। और रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है उसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम से क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन वन, माने वन एक से बहुत बहुत छोटा, तो अत्यंत छोटा, इसको यहाँ पे दिखाया गया है मैग्निफिकेशन, मैंने उसको क्षमता को दिखाया गया है, उसका जूमिंग पावर को, मैग्निफिकेशन मतलब, तो अत्यंत छोटा है। तो इस तरह से अगर पिक्चर बनाने बोलता है तो इस तरह से पिक्चर भी आप लोगों को बना लेना। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु की स्थिति। दूसरा क्या पोजीशन, वस्तु की स्थिति अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अब ये अनंत है, इन्फिनिटी है, और ये सी है, तो इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होगा, वक्रता केंद्र के मध्य, या वक्रता केंद्र के बाहर भी बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र के बाहर है तो रखा जाता है। तो क्या होता है, प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, ये कहाँ बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। तो कहाँ बनेगा, पहले हमारा फोकस पे बन रहा था,
अब हमारा आगे बढ़ रहा है इमेज, ठीक ना। तो फोकस से क्या हो गया और बाहर की तरफ बना, तो फोकस और सी के बीच में बन रहा है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, फोकस और वक्रता केंद्र मतलब सी के मध्य बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अगर सी और अनंत के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी आगे की ओर बढ़ेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ये याद रखना है। प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा, मैंने बताया था वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऊपर वाला को वास्तविक होता है, ठीक ना। इस तरफ अगर दर्पण के सामने बनता है, परावर्तक तल के सामने, तो वास्तविक, अब परावर्तक तल के पीछे बनता है तो काल्पनिक होता है। तो ये हमारा सामने ही बन रहा है दर्पण के, इसलिए वास्तविक है। और नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा, ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष ऊपर साइड में बनता है तो वो हमारा सीधा होता है। तो वो लास्ट एकदम मैं बताऊंगा किस तरह से इसको याद रखना है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं बस कैसा इमेज बनेगा, किस तरह से पिक्चर बनाना है। आकार क्या है, वस्तु की अपेक्षा छोटा या खरबाकार मतलब डायमिनिस्ट होता है थोड़ा, मतलब छोटा, पहले से थोड़ा बड़ा, मतलब धीरे धीरे वस्तु का आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पहले पहले था पहला के बिंदु के समान, उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। और रेखीय आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m लेस देन 1 होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, m लेस देन 1। उस पर क्या था, m वेरी वेरी लेस देन 1 था, ठीक। तो यहाँ पे लेस देन 1 है। तो दूसरा स्थिति होता हमारा c और अनंत के बीच में, पी क्यू यहाँ पे वस्तु था, और यहाँ पे पी डैश और क्यू डैश क्या हो गया, वस्तु का इमेज बना, उल्टा इमेज बना। देखिए एरो इस तरफ था, ये एरो अब नीचे की तरफ बना, मतलब उल्टा बना। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। एफ सी और अनंत के बीच में रखते हैं तो एफ और सी के बनता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है इमेज। नेक्स्ट क्या, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति है तीसरा केस में, वक्रता केंद्र पर अगर होता है, मतलब सी पर ही अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। माने देखिए यहाँ पे पिक्चर में पी क्यू वस्तु है, ठीक है। तो पी यहाँ पे पी क्यू वस्तु है, यहाँ क्यू वस्तु पकड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ क्यू है, तो पी क्यू वस्तु, तो इसका इमेज भी पी डैश क्यू डैश बनेगा यहीं पे, ठीक है। तो क्यू डैश बनेगा। तो प्रकृति क्या होगा, ये भी वास्तविक और उल्टा होगा। और इसमें जो आकार होता है वस्तु का समान होता है, मतलब जितना बड़ा बड़ा वस्तु यहाँ पे होगा उतना ही उसका इमेज सेम बनेगा, उसमें सेम साइज का इमेज बनेगा। रेखीय आवर्धन क्या होगा, m के बराबर 1 होगा, मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो m इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि समान बन रहा है आकृति। नेक्स्ट हम लोग चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या है हमारा, ठीक है, एक सेकंड ये कट गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ हम्म 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 सॉरी। हाँ चौथा केस क्या है हमारा, चौथा केस में पूरा वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखा जाएगा, वक्रता केंद्र मतलब सी एवं एफ के बीच। अब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, सी पे था, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे वस्तु को, पहले था अनंत में, फिर सी और एफ के बीच में रखे, फिर सी में रखे। अब चौथा केस क्या हो रहा है, सी और एफ के बीच में रखे। तो पी क्यू ये वस्तु है हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र से बाहर, मतलब वक्रता केंद्र से, अब वस्तु का इमेज हमारा आगे बढ़ता जा रहा था, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था इस तरह से। तो पहले अब सी में था, अब सी के आगे क्या होता, सी और इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। तो वही बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी के बाहर। तो सी के बाहर मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में, अनंत के बीच में बनेगा। प्रकृति क्या होगा, ये भी वास्तविक और उल्टा होगा। आकार क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा, विवर्धित होगा। तो वस्तु जितना है, देखिए यहाँ पे वस्तु का इमेज पी क्यू है, देखिए यहाँ पे पी क्यू पी डैश और क्यू डैश कितना बड़ा है, तो इमेज बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो एक रेज गया प्रकाश किरण पी से, तो एफ से जाके समांतर गुजरता है तो एफ से गुजरता है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज आता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाता है। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों, परावर्तन सी से ही होता है। तो यहाँ पे एक सी से क्रॉस हुआ रेज, और एक पी से समांतर गया मुख्य अक्ष के, तो एफ से क्रॉस हुआ, दोनों आपस में पी डैश बिंदु पर मिला, यहाँ पे हमारा इमेज बना है। तो इमेज बड़ा है, वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन क्या होगा, m ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा। नेक्स्ट चौथा केस देखते हैं हम लोग, पांचवा केस, चौथा केस हो गया, पांचवा केस हम लोग देखते हैं। पांचवा केस में क्या बोल रहा है,
वस्तु की स्थिति क्या होगा, फोकस पर। अब धीरे धीरे क्या सी और एफ के बीच में था, अब फोकस पर आ गया वस्तु। तो फोकस पे आने से क्या कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब का स्थिति, अनंत पे। तो देखिए एक रेज निकला पी से, वो पैरेलल एफ से होकर गुजरा और एक सी से होकर गुजरा है, तो दोनों कहीं पे जाके अनंत पे मिलेगा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कहीं अनंत पे जाके मिलेगा तो इसका स्थिति क्या होगा, प्रकृति अनंत पे होगा। प्रतिबिंब का स्थिति प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आकार वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अनंत रूप में विवर्धित होगा। रेखीय आवर्धन क्या होगा, एम ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये याद रखना पांचवा। और जो लास्ट केस था जिसमें मैंने बताया काल्पनिक और सीधा बनेगा, वो केस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति अब कहाँ, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ओ हो गया हमारा पोल, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, यही एक केस है एकमात्र जहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ओ और एफ के बीच में। तो फोकस और ध्रुव के मध्य या फोकस के अंदर बोला जाए, फोकस के अंदर, इस तरफ अंदर है तो अंदर रखे तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रेज पी से समांतर गया, वो एफ से गुजरा, एफ से अगर इसको पीछे बढ़ाया गया, देखिए ये तो बढ़ा रहे हम लोग, तो कहीं पे जाके पी डैश पे मिल रहा है। और सी से जो रेज क्रॉस हो रहा है, तो इसको भी हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाए तो पी पे जाके, पी डैश पे जाके पीछे की तरफ दर्पण में मिल रहा है ये दोनों रेज। तो पीछे की तरफ दर्पण पे पीछे बन रहा है इमेज, इसीलिए ये क्या हो गया, आभासी या काल्पनिक हो गया। और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो ये क्या हो गया, सीधा। मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो ये सीधा हो गया। तो पी क्यू सीधा था, यहाँ पे भी पी क्यू सीधा इमेज बन रहा है। तो रेखीय आवर्धन क्या हो जाए, मतलब आकार क्या हो जाएगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा है। और रेखीय आवर्धन क्या होगा, एम ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये सारा याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे अवतल दर्पण से रिलेटेड सारा इमेज को हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन। तो अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, अवतल दर्पण देख लिया। और उत्तल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे, हम लोगों ने जाना कि अनंत पे अगर कोई वस्तु, अनंत से कोई रेज आता है तो हम लोग का उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ये हमेशा याद रखना, अनंत पे कोई वस्तु रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये याद रखना स्टार्टिंग वाला। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया वस्तु आगे की ओर जाएगा तो प्रतिबिंब भी एफ से आगे के पीछे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखना है। तो पहला क्या, वस्तु की स्थिति क्या हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे या फोकस तल में होगा। प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे मैंने अनंत से आता हुआ किरण को लिया है, अनंत से 2 किरण लिया है जो कि परावर्तन के फलस्वरूप पीछे की ओर बढ़ाया गया तो एफ पे जाके मिला। तो ऐसा मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया, काल्पनिक है, आभासी हो गया। और इमेज ऊपर की तरफ बना तो एकदम लगभग बिंदु के समान बनता है, जैसे मैंने वहाँ अवतल में बताया था। तो आकार क्या, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। रेखीय आवर्धन क्या होगा, एम लेस देन 1 होगा, बहुत छोटा, लगभग बिंदु के समान। तो इस तरह से पिक्चर को ही बनाना है। नेक्स्ट दो केस, दूसरा केस, इसमें 2 ही केस होता है। ठीक है, उत्तल में 2 ही केस होता है। क्योंकि क्यों 2 केस होता है, क्योंकि सी और एफ क्या हो जाता है, इसके दर्पण के पीछे चला जाता है। तो वस्तु को हम लोग तो सामने रख सकते हैं, दर्पण के पीछे तो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो काल्पनिक है, जिसके पीछे हम लोग देख नहीं सकते, ना ही वस्तु को रख सकते। इसलिए हमारा 2 ही केस बन रहा है, पोल और ध्रुव, पोल और किसके बीच बनेगा, इन्फिनिटी के बीच में। तो एक पहला केस बना हम लोग इन्फिनिटी पे अगर रखते हैं तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा ओ और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे अनंत और ध्रुव के मध्य उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखेंगे, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा फोकस और पोल के बीच बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यहाँ पे वस्तु बड़ा है तो यहाँ पे जो आकार होगा वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, जहाँ वस्तु बड़ा था उससे अपेक्षा छोटा ही बनेगा। और प्रकृति क्या होगा, पीछे बन रहा तो काल्पनिक और सीधा होगा। रेखीय आवर्धन क्या होगा, लेस देन 1, एम का पावर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, पावर बोल रहा एम लेस देन 1 होगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब का निर्माण भी खत्म। उत्तल दर्पण में 2 केस होता है, अवतल दर्पण में 6 केस होता है, याद रखना। 5 केस जिसमें वास्तविक और उल्टा होता है, 1 केस होता है जो ओ और एफ के बीच में बनता है, वो काल्पनिक होता है। और बाकी उत्तल दर्पण में दोनों ही काल्पनिक होता है और सीधा बनता है। तो ये याद करना अच्छे से, इस तरह से पिक्चर को भी बनाना, ड्रॉ करना अच्छे से। एग्जाम में अगर पिक्चर दिया जाए तो पिक्चर को भी बनाकर दिखाना है।
तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा किसी विस्तृत वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण चित्र सहित व्याख्या। जो मैंने बताया था अभी कि विस्तृत वस्तु का जो सबसे विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उसको चित्र सहित बताना है। तो क्या करना है, इसको देखते हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है, चित्र में M1 सॉरी यहाँ पे M1 होगा, M1 O और M2, ये M1 M और M2 होगा, ठीक है। तो M1O M2 इसके जगह लिखना है M1O M2। तो M1O और M2 एक उत्तल दर्पण का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन जिसको मैंने बोला था, जिसमें एक छोटा द्वारक है, लघु द्वारक, ये भी एक लघु द्वारक है, जहां OFC क्रमशः ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है, और XY दर्पण का मुख्य अक्ष, सेम जैसे मैंने R = 2F में बताया था। तो वैसे इसमें भी सेम लैंग्वेज लिखना है, तो सेम लैंग्वेज लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखना है, अब यहाँ पे देखिए एक विस्तृत वस्तु रखा गया PQ उत्तर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत स्थित है। उत्तर दर्पण मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत स्थित है। P से मुख्य अक्ष के सामने एक प्रकाश किरण निकल रहा है, P से एक प्रकाश किरण निकल रहा है। PA दर्पण पर बिंदु A पर आपतित हो रहा है, यहाँ पिक्चर में देखने को मिल रहा है, P से A बिंदु पर आपतित हो रहा है किरण, और परावर्तन हो रहा है A से D पथ पर। तो A से D पथ पर क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ, परावर्तित हो रहा है। तो A से टकरा के कहाँ जा रहा है, वापस AD पथ पर परावर्तित होता है। मानो वह F से आ रही है, ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है, F से। पीछे अगर बढ़ाया जाए तो F पे जाके मिल रही है, तो मतलब ऐसा लगता है कि F से आ रहा है। तो एक अन्य किरण PB, दूसरा एक किरण लेता हम लोग PB, वो भी वक्रता केंद्र की ओर जाते हुई, वक्रता केंद्र की तरफ जाते हुई क्या रहा, दर्पण पर बिंदु B पर लंबवत आपतित होती है। तो B से बढ़ाया तो B बिंदु पर आपतित हुआ, और उसको बढ़ाए तो क्या ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रहा है वो किरण, C से आ रहा है, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। तो B पर लंबवत आपतित होती है और उसी PB पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। सेम P और B पथ पर रिटर्न, बोला था इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी किरण आता है तो उसी पथ पर वापस भी चला जाता है, ठीक है, C पथ पर ही वापस चला जाता है। तो सेम टू सेम इसी पथ पर आया और उसी पथ पर वापस भी चला गया। देखिए यहाँ से इसी पथ पे आया और इसी पथ पे वापस भी चला गया, C पर होता है ये हमेशा। तो परावर्तित हो जाती है। तो AD और BP अपसारी है। तो AD हो गया हमारा यहाँ पे A और D, और A और B और P, AD और BP क्या है, अपसारी है, अतः ये वास्तव में नहीं मिलती है, वास्तव में कहीं पे भी ये नहीं मिलता। अपसारी उसी को बोलते हैं जो मिलता नहीं है, तो वो वास्तव में नहीं मिलते। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये P डैश बिंदु पर मिलते हैं। अगर ये दोनों किरण को अगर मिलाएंगे तो P, ये जो P डैश दिख रहा है वहां पे जाके मिलता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात परावर्तित किरणें P डैश बिंदु से अपसृत होती प्रतीत होती है। तो यहाँ से क्या होता है, P डैश पर क्या होता है, P डैश बिंदु पर अपसृत होती हुई प्रतीत होता है, मिलता है, ऐसा लगता है कि P डैश बिंदु पर मिल रहा है। अब P डैश से मुख्य अक्ष पर P डैश Q डैश लंब खींचा जाता है। अब P डैश से Q एक लंब खींचा गया, यहाँ पे P डैश Q डैश इस तरह से लंब खींचा है, ठीक ना। तो P डैश Q डैश यहाँ पे लंब खींचे एक, तो खींचा गया। जो P डैश Q डैश क्या है, PQ वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ जो PQ वस्तु था उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे P डैश Q डैश पर बना। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा है। वस्तु से अब देख रहे हैं पिक्चर में भी, ये वस्तु बड़ा था, यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक होता है क्योंकि पीछे बन रहा है, और सीधा है, PQ ऊपर बनता है, मुख्य अक्ष के सीधा इमेज बनाता है, मुख्य अक्ष के नीचे क्या तो उल्टा बनाता है। यहाँ ऊपर बना है तो क्या है, सीधा है, और वस्तु से क्या है, छोटा है, और दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। तो ये फोकस हो गया और ये ध्रुव हो गया, इसके बीच में स्थित है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, उत्तर दर्पण पे उत्तर दर्पण पे इमेज फॉर्मेशन। तो ये उत्तर दर्पण पर किसी विस्तृत वस्तु का, कोई बड़ा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, उसका निर्माण चित्र सहित व्याख्या इस तरह से करना है। तो ये हमारा उत्तर दर्पण से रिलेटेड खत्म। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जब पीछे एक सेकंड नीचे देख लेता हूँ, और तो क्वेश्चन नहीं है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन आने के चांसेस क्या क्या रहते हैं, इसे ठीक कर लेता हूँ, वेट।
हम्म तो यहाँ पे अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए बोला है। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग क्या है? तो टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो, सर्च लाइट हो गया, सॉरी, टॉर्च, सर्च लाइट, और तथा गाड़ियों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है परवलयिक दर्पण। दूसरा, दाढ़ी बनाने के समय शेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। दंत चिकित्सा, दांत का डॉक्टर जो होता है, देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है वो है। दंत चिकित्सक चिकित्सक दांतों की जांच करते समय, दांत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक मतलब, करते समय इस दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ये सारा एग्जाम्पल याद रखना है, किसी भी तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ईएनटी डॉक्टर, तो ईएनटी चिकित्सक, जिसका मतलब क्या था? नाक, कान, गला, आई, नोज और थ्रोट। तो नाक, कान, गले की जांच करते समय इस दर्पण का उपयोग होता है। तो ईएनटी डॉक्टर कौन सा यूज करता है दर्पण? अवतल दर्पण का यूज करता है। और पांचवा क्या? परावर्तक या दूरदर्शी, सौर कुकर तथा दूरबीन यंत्रों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल था। तो सोलर कुकर का भी पूछा जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। यहाँ पे ये पिक्चर दिया गया है सोलर कुकर का, ये अवतल दर्पण का जैसा काम करता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग क्या है? मोटरसाइकिल, बस, लॉरी आदि गाड़ियों के रियर व्यू फाइंडर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, जैसे यहाँ दिख रहा है। दूसरा, स्ट्रीट लैंप के में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको तीन दर्पण दिए गए हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको तीन दर्पण दिए गए, एक समतल, एक उत्तल तथा एक अवतल। बिना स्पर्श किए आप इन दर्पणों को कैसे पहचानेंगे? तो बिना स्पर्श किए आप दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो इसका आंसर क्या लिखना है? कि समतल दर्पण किसी वस्तु के बराबर आकार का सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मैं थ्योरी पार्ट में बताया। उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है तथा अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी वस्तु का सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अतः किसी पेन को बोल रहा है दर्पण के वस्तु के पास रखने पर यदि बराबर आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाए तो दर्पण कैसा हो जाएगा? समतल। अगर सेम आकार का बनता है और आभासी बनता है तो वो कैसा हो जाएगा? समतल दर्पण। यदि छोटा आभासी बनाएगा तो वो दर्पण हो जाएगा उत्तल। यदि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो दर्पण कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो समान बनाता है तो समतल, छोटा बनाएगा तो उत्तल और बड़ा बनाएगा तो अवतल होगा। ठीक है, तो कोई भी इमेज को बड़ा करके दिखाता है तो वो हो जाएगा अवतल, कोई भी इमेज को छोटा करके दिखाता है अगर तो वो हो जाता है उत्तल, और कोई समान आकृति का दिखाएगा तो वो हो जाएगा समतल दर्पण। ये याद रखना। तो जैसे कि गोली दर्पण में परावर्तक के नियम लिखिए। तो गोली दर्पण में परावर्तक का क्या नियम है? गोली दर्पण परावर्तक का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर अभिलंब एक ही समतल तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेम परावर्तन का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का, वैसा ही है सेम। नेक्स्ट है गाड़ियों के व्यू फाइंडर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो गाड़ी के व्यू फाइंडर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में वस्तु रखने पर वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण गाड़ी का चालक पीछे के विस्तृत क्षेत्र में अनेक वाहनों का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब एक साथ देख पाता है। तो मैंने बताया था उत्तल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण में। इससे चालक को गाड़ी चलाने में सुविधा होती है। तो वही चीज होता है कि पीछे का जो बड़ा एरिया होता है व्यू फाइंडर में, छोटा करके हमारे मिरर में, व्यू फाइंडर में दिखता है गाड़ी के। तो वो हो गया, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यू फाइंडर मान लेता हूँ, ये व्यू फाइंडर है, यहाँ पीछे का एरिया है। इस बड़े एरिया को यहाँ पे मैंने इसके रेस को
बड़े बड़े रेडियो के रेस को छोटा करके यहाँ पे दिखाया है किस तरह से। इसी तरह से इमेज भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये विस्तृत क्षेत्र था, इसको छोटा करके हम लोगों ना इस आँख, ये आँख है, आँख पे हम लोग को जो दिखता है छोटा इमेज वो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, रेखीय आवर्धन क्या है? तो रेखीय आवर्धन क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो रेखीय आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब के लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब के आकार, प्रति इमेज का जो आकार होता है तथा वस्तु का आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है और वस्तु का जो आकार होता है, इसके अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यहाँ आकार से तात्पर्य मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में वस्तु की केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से है। मतलब वस्तु का आकार मतलब लंबाई है, उसका चौड़ाई और ऊंचाई से मतलब है। ठीक है, यहाँ आकार का मतलब। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन मतलब क्या होता है, उसको एम से डिनोट करते हैं। तो बराबर क्या बोला मैंने, प्रतिबिंब का आकार, तो ऊपर इमेज हो जाएगा और नीचे क्या हो जाता है, वस्तु का आकार। तो वस्तु को u से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं यार। वस्तु को स्मॉल u से, प्रतिबिंब को v से। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि m बराबर प्रतिबिंब का आकार, जिसको h2 लिखा है, वस्तु का आकार को h1 से डिनोट किए हैं, हाइट मतलब। सिद्ध किया जा, इसको सिद्ध किया जा सकता है अगर वस्तु का दूरी हम लोग u मानते हैं कि वस्तु अगर u दूरी पर है, अब प्रतिबिंब का जो दूरी है वो अगर v हो, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर प्रतिबिंब का आकार बट्टे वस्तु का आकार बराबर माइनस का, मतलब m बराबर हो जाएगा माइनस का v बाय यू। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो हम लोग माइनस क्यों आया, क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के सामने रखा जाता है, लेफ्ट साइड में जो दर्पण होता है। हम लोग जब भी वस्तु का जो ये हो गया हमारा दर्पण, दर्पण को हम लोग जब भी वस्तु रखते इस तरफ ही रखते थे, तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव, और दर्पण के पीछे वाला हमेशा हो जाता है पॉजिटिव। तो इस केस को भी हम लोग लास्ट में समझेंगे कि माइनस प्लस कब होता है कब नहीं होता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मात्रक क्या है, इसका मात्रक नहीं होता क्योंकि ये विमाहीन होता है, इकाईहीन होता है, तो इसका मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात में होता है। तो अनुपात का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए इसका मात्रा नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में आभासी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो गोलीय दर्पण में बोल रहा है आभासी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के लिए हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण के लिए आभासी वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक ना। तो अन्य परिस्थितियों, अगर बोल रहा है उत्तल दर्पण के लिए आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि आभासी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो, जो ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तो आभासी बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा। और अन्य कोई भी स्थिति में हो तो उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, काल्पनिक ही होगा। सिर्फ अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, याद रखना, हम लोग पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन में, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या, किसी अवतल दर्पण में बने वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब तथा उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है, और यह कब संभव है। तो किसी अवतल दर्पण में बने वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, अवतल दर्पण में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 0 होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। तो वस्तु को किसके कहाँ पे रखना होगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा, तो ही उसका न्यूनतम दूरी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वहाँ पे उसका इमेज बनता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सी पर वस्तु को रखते हैं तो सी पर ही उसका इमेज बनता है, तो दूरी सबसे क्या होता है, 0 होगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन होता है क्या। शुरू में ही पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ किस में चेंजेस होता था, स्पीड और वेवलेंथ में। तो आवृत्ति में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर लिखने देता है, मैं यहाँ पे 4 अंतर बताया, जो इजी लगेगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। एक नंबर क्या है, वास्तविक किसको होता है, जिसमें 2 प्रकाश किरण आपस में जाकर मिलती है। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी अन्य बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु काल्पनिक क्या, किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से आती हुई अगर प्रतीत होता है तो उस बिंदु को
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जिसके कारण पार्श्व विपरीत होता है, मतलब लेटर इन्वर्सन। लेटर इन्वर्सन मतलब जो मैंने बताया था कि मिरर पे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड देखते हैं तो वो हमें उठाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि वो राइट हैंड है, तो उसी को बोल रहे हैं लेटर इन्वर्शन। थर्ड क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर लिया जा सकता है, काल्पनिक को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते हैं क्योंकि सामने नहीं होता, वो काल्पनिक होता है, पर्दे के पीछे बनता है। चौथा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है, और काल्पनिक क्या होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो ये हो गया हमारा अंतर। जो इजी होगा वो आप लोग याद कर लीजिएगा, सारा पॉइंट ही याद ही रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव तो वो मैं समझा देता हूँ कि वस्तु की दूरी हमेशा यू होता है, उत्तल तथा अवतल दोनों ही केस में नेगेटिव रखना है हमको। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु का दूरी यू होगा, वो हमेशा नेगेटिव में होता है, जो मैंने बताया था। और फोकस दूरी एफ अवतल में नेगेटिव होता है, उत्तल में पॉजिटिव होता है। तो एफ होता है अवतल में नेगेटिव, ठीक है, अवतल में कॉनकेव में नेगेटिव होता है और उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना है ये। और यहाँ मैंने पिक्चर में भी बताया, मिरर के केस में देखिए ये इस तरफ नेगेटिव होगा, ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव, मिरर के राइट साइड पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के ऊपर देखा जाए तो पॉजिटिव होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे देखा जाए तो नेगेटिव होता है। तो ये दर्पण ये हो गया हमारा मिरर, इसमें पी एफ सी दिया है, तो ऊपर हो गया पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में हो गया नेगेटिव। वस्तु अगर इधर रहा तो नेगेटिव, इस तरफ रहा तो पॉजिटिव, और नीचे वाला मुख्य अक्ष के नेगेटिव। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है शॉर्ट में। तो यहाँ पे पिक्चर में वही बताया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव, इमेज नेगेटिव, अगर नीचे होता है तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। और जो वस्तु होता है वो नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव में यहाँ पे भी मैंने लिखा है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में ऑलवेज नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये साइन अच्छे से समझ लीजिएगा, तो साइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। भी हो जाता है हमारा भी हो जाएगा प्रतिबिंब, यू हो जाएगा वस्तु की दूरी, और एफ होता है फोकस दूरी। तो ये दर्पण का फॉर्मूला है, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसी पे बैठाकर हमें उसे निकालना पड़ता है, तो ये याद रखना है। और ये हो गया पिक्चर, जो इन्फिनिटी होता है सी और एफ के बीच, सी हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया एफ फोकस, ये पोल। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया सभी परिस्थितियों में यू जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, इस तरफ रखा जाता है, इसे नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होता है, धनात्मक, अवतल में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये मैंने पहले बताया। अब प्रतिबिंब बनने के बाद भी का मान पता चलता है, प्रतिबिंब जब बनता है तब जाके हम लोग को भी पता चलता है, ठीक है। तो ये अवतल हो गया, ये उत्तल का इमेज। तो हम लोग को पता है उत्तल में सी और एफ क्या होता है, पीछे की तरफ होता है परावर्तक तल के। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को ही हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं, माने मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो कोई दर्पण हो या लेंस हो, किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा जो दिखाता है, उसको क्षमता, उसकी क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं पूछेगा, तो क्या लिखना है, यही कि कोई दर्पण किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, उस क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो लेंस के लिए होता है, लेंस चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पहले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस आएगा। तो 2-3 पार्ट है, तो मैं पार्ट वाइज इसको डिवाइड किया है मैंने। तो अभी हम लोग जो मिरर चैप्टर देखे, m = v/u, लेंस के लिए पढ़ेंगे बाद में। अभी दर्पण में मैंने बताया था m बराबर क्या होता है, माइनस का v/u, m बराबर माइनस का v/u होता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि u नेगेटिव होता है। और कैपिटल M से भी हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल M बराबर I/u होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। M नेगेटिव होता है कब, जब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। तो M जब भी नेगेटिव हो तो समझ जाना है वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। और M अगर पॉजिटिव हो तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा और आभासी होता है, याद रखना, सीधा और आभासी होता है। M बराबर अगर 1 आता है तो वस्तु के बराबर होगा वो इमेज, ठीक है। तो ये कुछ है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। m अगर लेस देन 1 आता है तो प्रतिबिंब से छोटा होगा, m अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो प्रतिबिंब से बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पर ही हमारा सेशन खत्म होता है। सारे टॉपिक को मैंने, दर्पण के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम और बोर्ड लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया हूँ।
और अच्छे से बताया है किस तरह से लिखना भी है। तो इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे और याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अच्छे से समझिएगा। इसी के अंदर से क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से समझ के लिखना है और समझना है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा आने वाला न्यू वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।